हेलो फ्रेंड्स। इन्वेस्टर्स मुझसे अक्सर फ़ोन करके ये पूछा करते हैं कि क्या अब स्टॉक मार्केट ने न्यूज़ पे रिएक्ट करना बंद कर दिया है, खास तौर पे नेगेटिव न्यूज़ पर। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि विगत कुछ वर्षों से दुनिया में फैली तमाम तरीके की आर्थिक अनिश्चितताएं, यानी इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, एक्सप्लोडिंग सोवेरियन डेट, ट्रेड टैरिफ, टैरिफ फिक्शन, ट्रम्प टैरिफ, ट्रेड वॉर्स और यहां तक कि जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, जैसे इसराइल और ईरान के बीच में युद्ध, जैसे रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध, या जैसे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में बढ़ता हुआ तनाव, कॉन्फ्लिक्ट। ये सब होने के बावजूद भी हमने देखा कि मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ ही जा रहा है। न्यूज साइकिल में तमाम तरीके की नेगेटिव न्यूज जो है इनको ही आप देखोगे, परंतु जब स्टॉक मार्केट का हम अवलोकन करते हैं तो हम पाते हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट या ग्लोबल स्टॉक मार्केट जो है वो इन सारी न्यूज साइकिल्स के विपरीत, इन न्यूज के खिलाफ जाते हुए पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहा है और ऊपर की तरफ जा रहा है। बहुत ही अल्प विधि के लिए, बहुत ही कम समय के लिए जो है मार्केट डाउनटर्न जाता है और फिर मार्केट संभल के ऊपर आता है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है कि आज न्यूज साइकिल के हिसाब से मार्केट बहुत ज्यादा रिएक्शन नहीं दे रहा? आज हम इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही हम समझेंगे कि इक्विटी रिस्क प्रीमियम क्या होता है और पॉल क्रुगमैन ने क्यों ऐसा कहा कि इंसैनिटी प्रीमियम बढ़ने के कारण जो है अमेरिका जो है वो एक तरीके से हाशिए पे जा रहा है, या एक तरीके से उसके ऊपर में आर्थिक रूप से नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, और कैसे ये इंसैनिटी प्रीमियम जो है वो इक्विटी मार्केट से रिलेटेड है। दोस्तों, पहले बात करते हैं हम लोग न्यूज साइकिल की। देखिए, जो ध्यान रखने वाली बात है वो बात ये है कि स्टॉक मार्केट जो है हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होता है, हमेशा भविष्य के बारे में सोचता है। ट्रेडर्स जो हैं, इन्वेस्टर्स जो हैं, वो ये सोचते हैं कि भविष्य में क्या हो सकता है, भविष्य का आकलन लगाते हैं और उसके हिसाब से अपने ट्रेड या इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। वही न्यूज साइकिल जो है, न्यूज साइकिल जो घटना घटित होती है उसको आपके सामने प्रस्तुत करता है। ऐसा बहुत बार होता है कि जो न्यूज दिखाया जा रहा है वो न्यूज ऑलरेडी प्राइस में फैक्टर इन होता है, यानी ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को मालूम होता है कि क्या न्यूज आने वाला है और उसके हिसाब से वो ऑलरेडी अपने बेट्स को, अपने इन्वेस्टमेंट्स को प्लेस कर देते हैं। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूं कि जैसे ईरान और इजराइल का वॉर आरंभ हुआ, तो वॉर जैसे आरंभ हुआ मार्केट नीचे गया, ठीक है, परंतु मार्केट ने एनालिसिस किया कि ग्लोबल लेवल पर ईरान जो है सिर्फ 3% ऑयल की सप्लाई करता है। तो यदि ईरान युद्ध में फंसता भी और ये सप्लाई पे किसी तरीके से इंपैक्ट आता है तो उसकी भरपाई करने के लिए रिजर्व सऊदी अरबिया, रशिया, रूस में काफी हैं और अमेरिका में काफी हैं जो इस कमी को, भरपाई को पूरा कर सकते हैं। तो मार्केट उसके बाद संभला। उसके बाद हमने देखा कि ईरान की पार्लियामेंट ने घोषणा की कि हम हॉर्मुज, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, उसको हम बंद कर देंगे। तब मार्केट ने थोड़ा सा रिएक्शन दिया। रिएक्शन इसलिए दिया क्योंकि 20% जो लॉजिस्टिक है, ऑयल मूवमेंट जो है, शिप्स जो हैं कार्गो ऑयल के जो लेके जाते हैं, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरते हैं। वर्ल्ड का ऑयल का कंजम्पशन लगभग 100 मिलियन बैरल पर डे है, यानी 20 मिलियन बैरल पर डे का जो है वो सप्लाई कहीं ना कहीं दिक्कत में आ सकती थी। तो मार्केट ने थोड़ा सा रिएक्ट किया, परंतु उसके बाद तुरंत मार्केट संभला और मार्केट ने पॉजिटिव डायरेक्शन जो है वो शो किया। वो क्यों शो किया ये समझना जरूरी है। दोस्तों, न्यूज क्या है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ध्यान से मेरे प्यारे करंट के दर्शकों इस बात को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये कोई आपको नहीं बताएगा। न्यूज क्या है इसके ऊपर में मार्केट बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं करता है। मार्केट रिएक्ट करता है रियलिटी और एक्सपेक्टेशंस, इनके बीच में डिफरेंस कितना है। रियलिटी जो न्यूज लेके आता है और एक्सपेक्टेशन जो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट करते हैं, उसके बीच का जो डिफरेंस है, ये जो डेल्टा जो है, वो डेल्टा जितना बड़ा होगा, ये डिफरेंस, ये चेंज जितना बड़ा होगा, उतना ज्यादा जो है
वो मार्केट रिएक्ट करेगा। तो मार्केट न्यूज पर से पे रिएक्ट नहीं करता है, न्यूज पे रिएक्ट नहीं करता है, मार्केट रिएक्ट करता है डेल्टा पे। ये तमाम जो हम लोगों ने जर्नलिज्म में काम किया है, जो न्यूज रूम में हम लोग बातें करते हैं, अक्सर हम लोग चर्चा इस पे नहीं करते कि न्यूज जो खासतौर पे फाइनेंशियल और इकोनॉमिक सेक्टर कवर करने वाले हैं कि न्यूज कितना बड़ा है। हम लोग अक्सर इस बात पे चर्चा करते हैं कि डेल्टा कितना बड़ा है, ये कितना बड़ा एक एक्सपेक्टेशन जो लोगों ने बना के रखा है इन्वेस्टर्स ने, और जो रियलिटी इस न्यूज के द्वारा हम प्रस्तुत करेंगे, इसके बीच का डिफरेंस कितना बड़ा है। ये डेल्टा जो है यही डिसाइड करता है कि मार्केट न्यूज के ऊपर रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा। जैसे ही मार्केट को ये समझ में आया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जो है वो बंद करना ईरान के लिए संभव नहीं है, तो मार्केट ने पॉजिटिवली रिएक्ट किया, ठीक है, क्योंकि उनके एक्सपेक्टेशन के एकदम ये मतलब विपरीत था और पॉजिटिव ये सरप्राइज था। तो मार्केट बहुत तेजी से ऊपर बढ़ा। किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ईरान जो है इजराइल को इतना करारा जवाब दे सकता है, इसलिए मार्केट गिरा। एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, वो होता है फटीग फैक्टर। फटीग यानी थकान। तो कई बार क्या होता है, जैसे अभी देखिए रशिया और यूक्रेन का वॉर जब 2022 में शुरू हुआ था, तो आप याद कीजिएगा मार्केट बुरी तरीके से गिरने शुरू हुए थे वर्ल्ड ओवर। ओके, खास तौर पे अमेरिकन मार्केट जिसने लगभग 18 से 19% का डाउनफॉल देखा था S&P 500 ने। पर आज भी रशिया और यूक्रेन वॉर जारी है, और आज किसी भी तरीके की न्यूज पे रशिया यूक्रेन वॉर के मार्केट जो है रिएक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी फैक्टर इन कर लिया है रशिया और यूक्रेन के वॉर को, और वो ऑलरेडी प्राइस में आपको दिख रहा है। तो डेल्टा बहुत ज्यादा नहीं है। इसलिए जब 40 फाइटर जेट्स ड्रोन ने मार गिराए थे, यूक्रेन के ड्रोन्स ने रशिया के जेट्स को नुकसान पहुंचाया था, उस दिन भी कोई मार्केट बहुत ज्यादा अस्थिर नहीं हुआ था ये सोच के कि कहीं रशिया न्यूक्लियर बॉम्ब ना डाल दे या कुछ इस तरीके का बड़ा काम ना कर दे, क्योंकि एक फटीग फैक्टर आ गया है। जब एक ही न्यूज बहुत दिनों तक चलती है तो आप देखेंगे कि उस न्यूज पे मार्केट रिएक्ट करना बंद कर देता है। तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, आजकल जो मैं खास तौर पे देख रहा हूं वो ये है कि सेंटिमेंट्स कैसे बनाए जा रहे हैं। यदि देखिए एक चीज को ध्यान रखिएगा, स्टॉक मार्केट 3 चीजों पे खास तौर पे चलता है। पहला है नंबर्स यानी इकोनॉमिक, आर्थिक अर्थ जगत से रिलेटेड नंबर्स, जैसे इन्फ्लेशन कैसा है, महंगाई दर कैसी है, इंटरेस्ट रेट कैसा है, और ग्रोथ रेट कैसा है। ये जो नंबर्स हैं, या कॉर्पोरेट के नंबर्स की रेवेन्यू कैसे बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट बढ़ने की क्या मतलब किस तरीके से प्रॉफिट बढ़ेंगे, ये जो नंबर्स हैं ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। दूसरा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मॉनेटरी पॉलिसी, कि सिस्टम में लिक्विडिटी कितनी है, इंटरेस्ट रेट कितना नीचे गया है या कितना ऊपर जा रहा है, ठीक है। इसलिए आप देखोगे कि तमाम तरीके के आर्टिकल्स और रिसर्च पेपर्स आपको मिलेंगे कि फेडरल रिजर्व आने वाले 6 महीने में कितने बार इंटरेस्ट रेट काट सकता है, उसका क्या मार्केट पे रिएक्शन होगा। इस तरीके की तमाम चीजें देखने को मिलती है, क्योंकि लिक्विडिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मॉनेटरी पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है स्टॉक मार्केट को एक डायरेक्शन देने में। तीसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर आजकल उभर के सामने आया है वो है सेंटिमेंट्स का, जिस पे मैं बात कर रहा था। दोस्तों आजकल ये देखने में आ रहा है कि तमाम तरीके की सरकारें और सेंट्रल बैंक्स कुछ भी घटित हो जाए वो एक पॉजिटिव सेंटिमेंट बनाने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको देता हूं कि देखिए जब आपका ये अमेरिकन मार्केट 2022 में वेस्टर्न मार्केट जब नीचे आना शुरू हुआ, तो इंडिया के अंदर में तमाम तरीके की वॉइसेस उठनी चालू हुई कि अरे ये तो जो है ये इंडियन मार्केट तो डोमेस्टिक फैक्टर्स के ऊपर में चलता है, ये बाहर के फैक्टर्स जो है वो उसमें ज्यादा मायने नहीं रखते। या जैसे 2021 में चाइना के रियल स्टेट में मंदी आई, तो यहाँ पे एक आर्गुमेंट शुरू हुआ कि अरे इंडिया के लिए तो ये फायदेमंद है, क्योंकि जो पहले एफआईआई जो है वो चाइना जा रहे थे, अब वो इंडिया में पैसे लगाएंगे। जब यही एफआईआई 2022 में इंडिया छोड़ के जाने लगे, तो हमने कहना शुरू कर दिया कि अरे ये एफआईआई के जाने का कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा मार्केट जो है वो तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के दम पे आगे बढ़ रहा है।
तो मतलब कुछ भी हो जाए, एक पॉजिटिव सेंटिमेंट जो है वो प्रेजेंट करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। वो एक इंपॉर्टेंट रोल आज की डेट में प्ले कर रहा है कि किस तरीके से जो है पॉजिटिव सेंटिमेंट्स जो हैं वो बनाए जा रहे हैं, ठीक है। आज ट्रंप टैरिफ के ऊपर में जब बात की जाती है तो ये कहा जाता है कि ट्रंप के कथन के ऊपर में जो है मार्केट ऑलरेडी रिएक्ट कर गया है, और अब जो है अब ग्लोबल ट्रेड लेस कॉम्बैटिव दिख रहा है। यानी ग्लोबल ट्रेड में जो फ्रिक्शंस आ सकते थे, तनाव आ सकते थे ट्रंप के टैरिफ्स के कारण, वो अब लेस कॉम्बैटिव हैं। बहुत ज्यादा जो है इसके अंदर में असर आने के चांसेस कम है। तो पॉजिटिव एक सेंटिमेंट बनाने का जो है वो प्रयास किया जा रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? इसका कारण ये है कि अब आपके मेरे जैसे बहुत सारे लोग जो है ये स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके आमदनी करना चाहते हैं। आज की डेट में वर्ल्ड ओवर बैंक्स में यदि आप पैसा रखो तो एफडी के रेट्स बहुत कम है। तो आदमी कमाएगा कहां से? इन्फ्लेशन अगर 5% 6% और एफडी भी आपको उतना ही दे रहा है, तो आप तो जहां हो वहीं के वहीं आप खड़े हुए पाए जाओगे आज से 10 साल बाद भी। तो लोग जो है वो रिस्की बेट ले रहे हैं, रिस्की इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं, और इसीलिए जो है वो स्टॉक मार्केट में पैसे को डाल रहे हैं। तो कहीं भी किसी भी देश में यदि स्टॉक मार्केट नीचे जाता है तो वो श्योर एंड शॉर्ट एक सिग्नल है कि आने वाले दिनों में वो सरकार गिर सकती है जिस सरकार के अधीन जो है स्टॉक मार्केट नीचे गया है। इसीलिए विश्व में जहां भी डेमोक्रेसी है, आप देखिए वर्ल्ड ओवर गवर्नमेंट जो है वो चाहती नहीं है कि स्टॉक मार्केट नीचे आए। इसीलिए तमाम तरीके के पॉजिटिव सेंटिमेंट जो दिए जाते हैं। अब यहीं से बात आती है जो मैंने शुरुआत में कहा था, इक्विटी रिस्क प्रीमियम की। दोस्तों ये वर्ड आते ही घबराइएगा मत कि ये इक्विटी रिस्क प्रीमियम क्या होता है। इक्विटी रिस्क प्रीमियम का अर्थ ये है कि स्टॉक मार्केट जोखिमों से भरा पड़ा है। तो यदि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का जोखिम ले रहे हैं, तो ये जोखिम लेने के लिए आपको एक्स्ट्रा रिटर्न कितना मिलेगा ओवर एंड अबव द रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट। यूजुअली रिस्क फ्री यानी जिसमें कोई रिस्क नहीं हो, ये इन्वेस्टमेंट 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड जो भी उस देश की रहती है जहां पे आप रहते हो उसको माना जाता है, ठीक है। तो जैसे अभी मेरे ख्याल से 6.5% के आसपास चल रहा है, मैंने चेक नहीं किया। 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड जो है, 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड के हिसाब से जो है कितना ज्यादा आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो, ये डिसाइड, वो जो डिफरेंस है वो इक्विटी रिस्क प्रीमियम रहेगा। जैसे आप मान लीजिए 6% यहाँ गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड चल रहा है और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको 11% मार्केट से रिटर्न मिलना चाहिए, तो ये आप जो है इक्विटी रिस्क प्रीमियम जो है आपका ये डेल्टा डिफरेंस जो है वो बता रहा है कि 11% जो है 6 रिस्क फ्री प्लस 5, ये 11% जो है ये आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, ये आपका एक्सपेक्टेशन है, रिटर्न है। ये 5 जो है ये इक्विटी रिस्क प्रीमियम होता है। इसका कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल जो CAPM कहते हैं उसके हिसाब से भी इसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है जो मैं अभी देना नहीं चाहता हूं क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इस पे कभी और हम एपिसोड बनाएंगे। तो दोस्तों इक्विटी रिस्क प्रीमियम जो है ये जैसे जैसे अनिश्चितताएं बढ़ रही हैं, ठीक है, ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ रही है, तो इक्विटी रिस्क प्रीमियम भी बढ़ता चला जाता है क्योंकि लोग स्टॉक मार्केट में पैसा डालने में घबराते हैं। देयर इज ए रिस्क अवर्शन, रिस्क को जो है वो लेने से जो है वो थोड़ा सा अवर्स रहते हैं। इन्वेस्टर जो है वो रिस्क लेना नहीं चाहते, तो उनको ललचाया जाता है, ये दिखा के कि भाई आपको जो है मार्केट में और ज्यादा रिटर्न मिलेगा, ठीक है। तो जब ऐसी स्थिति आती है उस वक्त में यदि सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट कम करता है, जैसे कि इंडिया में हुआ है, आरबीआई ने 50 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट को कम किया है, तो सडनली इन्वेस्टर्स में जान आती है, उनके अंदर में उत्सुकता बढ़ जाती है कि नहीं अब जो है स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगा। अच्छा क्यों परफॉर्म करेगा, ये थोड़ा टेक्निकल है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। स्टॉक मार्केट किसी भी स्टॉक प्राइस की वैल्यू जो है वो DCF डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड जो है उससे पता लगाया जाता है। डिस्काउंटेड कैश फ्लो वर्ड आ जाने से घबरा मत जाइएगा कि अरे बाप रे ये क्या है डिस्काउंटेड कैश फ्लो। डिस्काउंटेड कैश फ्लो का अर्थ सिंपल ये है कि देखिए किसी भी स्टॉक का जो प्राइस है वो फ्यूचर में क्या प्रॉफिट होगा, फ्यूचर में वो कंपनी कितना पैसा कमाएगी, उस प्रॉफिट का
आज की डेट में क्या वैल्यू है। जैसे मान लीजिए यदि आज कोई कंपनी 10 रुपए का प्रॉफिट बना रही है, ठीक है, और एक्सपेक्टेशन है कि 5 साल बाद वो 100 रुपए का प्रॉफिट बनाएगी, तो वो 100 रुपए का वैल्यू आज क्या है। ये जो मैथमेटिकल फॉर्मूले से हम निकालते हैं, जी हाँ, मैथमेटिकल फॉर्मूला से निकाला जाता है। तो ये जो मैथमेटिकल फॉर्मूले से निकालते हैं कि 5 साल बाद के प्रॉफिट का आज की डेट में क्या वैल्यू है, वो डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड है। वो जो वैल्यू आती है वही आपका फेयर वैल्यू है स्टॉक प्राइस का, या यदि आप इंडेक्स का निकालते हैं जैसे निफ्टी हुआ या सेंसेक्स हुआ, तो वो उसका फेयर वैल्यू माना जाता है, ठीक है। अब जो ये जो फ्यूचर के प्राइस को, फ्यूचर के प्रॉफिट को आज के प्राइस में आप जो लेके आ रहे हो, वो लेके आने के लिए आप एक डिस्काउंट रेट को यूज करते हो। ये डिस्काउंट रेट जो है, ये जो मैथमेटिकल फॉर्मूला में जो डिस्काउंट रेट यूज होता है, ये डिस्काउंटिंग जो होती है, ये बेसिकली आपके रिस्क फ्री रेट को लेके की जाती है, ठीक है। तो जब इंटरेस्ट रेट आरबीआई कम करता है, रेपो रेट कम करता है, रिवर्स रेपो रेट कम करता है, तो जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट का बॉन्ड यील्ड जो है वो भी नीचे आता है, ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहा है, बॉन्ड यील्ड भी अक्सर आता है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि आएगा ही, पर आता है, ऐसा देखा गया है, ठीक है। तो अगर बॉन्ड यील्ड नीचे आ रहा है तो जो डिस्काउंट रेट हम यूज कर रहे हैं डीसीएफ मेथड में, वो भी कम होगा। तो हम कम डिस्काउंट करेंगे तो आज का वैल्यू ज्यादा आएगा, 5 साल बाद के प्रॉफिट का आज का वैल्यू ज्यादा आएगा। यदि यही इंटरेस्ट रेट ऊपर जाता है तो डिस्काउंट करने वाला परसेंटेज भी ऊपर जाएगा, और फिर 5 साल बाद का जो प्रॉफिट है उसकी वैल्यू आज की डेट में कम नजर आएगी। तो ये रीजन है कि क्यों इंटरेस्ट रेट ऊपर करने से या नीचे करने से जो है स्टॉक के प्राइसेस जो है वो जो है डिफर करते हैं। उसके अलावा और भी रीजन है कि बोरिंग जो है कॉर्पोरेट्स की वो महंगी हो जाती है ना, और रीफाइनेंसिंग महंगा हो जाता है, उनको हायर इंटरेस्ट रेट पेमेंट करना पड़ता है, जिससे उनके बॉटम लाइन पे इफेक्ट आता है। वो सारे भी रीजन है, परंतु ये मेन जो रीजन है वो मैंने आपको बता दिया, कैसे एनालिस्ट जो है वो एक एस्टिमेट पे आते हैं, वो जो गेस्टिमेट करते हैं उस पे कैसे पहुंचते हैं। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि यूजुअली इंटरेस्ट रेट कम करने पे बॉन्ड यील्ड भी कम आता है। हमने ये देखा कि अमेरिका में पिछले साल 2024 में 1% जो है वो इंटरेस्ट रेट फेडरल रिजर्व ने कम किए। सितंबर में 50 बेसिस पॉइंट कम किया, नवंबर में 25 बेसिस पॉइंट और दिसंबर में 25 बेसिस पॉइंट। बट सितंबर 2024 से लेके आपके जनवरी 2025 के बीच में जब सेंट्रल बैंक, फेडरल रिजर्व वहां का इंटरेस्ट रेट कम कर रहा था, तब देखा गया कि बॉन्ड यील्ड जो है 10 ईयर अमेरिकन बॉन्ड यील्ड, ये नीचे आने के बदले ऊपर चली गई। 3.6% का बॉन्ड यील्ड था सितंबर 2024 में, जो बढ़ के 4.7% चला गया। वहीं जो फेडरल फंड रेट जो था, फेडरल फंड रेट मतलब वो रेट जिसपे अमेरिका में बैंक्स एक दूसरे को ओवरनाइट लेंडिंग करते हैं, यानी कम अल्पावधि के लिए, एक रात के लिए यदि आप जिस रेट पे बैंक एक दूसरे को लोन देते हैं उसको फेडरल फंड रेट कहते हैं, ठीक है। तो ये फेडरल फंड रेट जो है ये 5.25% से 4.25% पे आए, परंतु वही 10 ईयर बॉन्ड यील्ड जो है वो उसी समय में 3.7% से बढ़ के 3.6% से बढ़ के 4.7% पे चला गया। तो इस पे पॉल क्रुगमैन जो नोबल इकोनॉमिस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स में उनके आर्टिकल्स आते हैं, उन्होंने बताया कि ये बेसिकली एक तरीके का इंसैनिटी प्रीमियम है। अमेरिका को डोनाल्ड ट्रंप के पागलपन का, उनकी जो कथनी है, जो वो बड़बोले हैं, जो कुछ भी बोल देते हैं, उसका भुगतान, उसका खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ रहा है। और ये इंसैनिटी, ये बढ़ते हुए इंसैनिटी प्रीमियम के कारण जो है आज गवर्नमेंट का बॉन्ड यील्ड जो है अमेरिका का वो बढ़ रहा है, जबकि सेंट्रल बैंक रेट्स कम कर रहा है। ये जनवरी में पॉल क्रुगमैन ने कहा था। परंतु ये इंसैनिटी प्रीमियम, ये बॉन्ड यील्ड बढ़ने के बाद भी हम देख रहे हैं कि S&P 500 जो है अमेरिका का मेन स्टॉक इंडेक्स, वो ऑल टाइम हाई जो है उसके एकदम करीब है, शायद फ्राइडे थर्सडे को क्रॉस भी कर गया है, ठीक है, तो ऑल टाइम हाई बना है। तो ये क्यों, ये ऐसा क्यों हो रहा है? जहां एक तरफ पे पॉल क्रुगमैन ने इंसैनिटी प्रीमियम स्टॉक मार्केट नहीं बॉन्ड मार्केट के लिए दिया था, परंतु एक तरफ वहां
बॉन्ड मार्केट में हम देख रहे हैं कि अमेरिकन बॉन्ड पे यील्ड बढ़ रहा है, वही दूसरी तरफ देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट जो है वो पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहा है। जनवरी से लेके अभी तक जून के बीच में मार्केट जो पहले गिर रहा था वो एकदम से बढ़ गया है। उसका एक मुख्य कारण है कि ये जो बॉन्ड यील्ड इंसैनिटी प्रीमियम के कारण ऊपर गई थी वो 4.7% से वापस 4.28% पे आ गई। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसके दो अर्थ निकलते हैं जो स्टॉक मार्केट पे भी लागू होते हैं। मैंने इसलिए आपको बात बताई। पहला ये कि स्टॉक मार्केट जो है बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव लुकिंग है, ये नेगेटिव चीजों में भी पॉजिटिव ढूंढने का प्रयास करता है, क्योंकि आज की डेट में मेरे आपके हम सबके इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट के रिटर्न पे डिपेंडेंट है। हम लोग बहुत ज्यादा रूप से जो है वो स्टॉक मार्केट पे डिपेंडेंट हो गए। तो किसी भी कोई भी देश की सरकार, कोई भी देश की सेंट्रल बैंक स्टॉक मार्केट को गिरने नहीं देना चाहती। दूसरा फटीग फैक्टर जो मैंने पहले आपको बताया था कि एक फटीग आ जाते हैं, एक ही चीज जब चलती रहती है तो फटीग आ गया है और अब उसके ऊपर में मार्केट ने रिएक्ट करना बंद कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ जो ट्रंप ने कहा कि चाइना के साथ में हमारा एक तरीके से डील हो गया है, तो मैंने जैसे बताया कि भली दूसरे देशों के साथ नहीं हुआ बट अमेरिका का चूंकि चाइना के साथ हो गया तो मार्केट ने उसको पॉजिटिवली लिया, क्योंकि आज की डेट में वर्ल्ड की जीडीपी का लगभग 30% जो है अमेरिकन जीडीपी है और लगभग 19% जो है वो चाइना की जीडीपी है। तो यानी अगर वर्ल्ड की आधी इकोनॉमी यानी 50% के बीच में किसी भी तरीके का लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, ट्रेड फ्रिक्शन नहीं होगा, ट्रेड वॉर नहीं होगा, तो मार्केट जो है उस चीज को पॉजिटिव ले रहा है और इसलिए वर्ल्ड ओवर स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है। तो दोस्तों उम्मीद है कि जो बातें आज के वीडियो में मैंने आपको बताई यह आपके लिए कारगर होगी। नेक्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करने के पहले आप ये सारी चीजों को सोचेंगे। आपका प्रश्न होगा कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं अभी भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूं। कारण उसका यह है कि इंडिया का जो बफेट इंडिकेटर है, बफेट इंडिकेटर यानी मार्केट कैप टू जीडीपी, वो हायर साइड में है। आज की डेट में भारत इंडिया का बफेट इंडिकेटर है 125%। 125% जो है यानी इंडिया की जीडीपी $4 ट्रिलियन की है और इंडिया का स्टॉक मार्केट का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन $5 ट्रिलियन का है। तो ये जो 10 ईयर का एवरेज है बफेट इंडिकेटर का इंडिया का, वो लगभग 100 है। तो या तो जीडीपी 4 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन पहुंच जाए या फिर मार्केट 5 ट्रिलियन से 4 ट्रिलियन पे आ जाए। तो मुझे दूसरे की संभावना ज्यादा लग रही है कि 5 ट्रिलियन से 4 ट्रिलियन जो है वो स्टॉक मार्केट आ सकता है। परंतु इंडियन इकोनॉमी जो आज 3.9 ट्रिलियन 4 ट्रिलियन के आसपास पे है, वो तुरंत बढ़ के 5 ट्रिलियन हो जाएगी, इसकी संभावना मुझे बहुत कम दिख रही है। कारण ये कि इंडिया को 60 साल लगे 1947 से 2007 के बीच में $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने में। 2007 से 2014 7 साल लगे $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने में। 2014 से 2021 के बीच में अगेन हमने $1 ट्रिलियन कमाया, 2 ट्रिलियन से हम $3 ट्रिलियन पहुंचे, यानी 7 साल फिर लगे। और $3 ट्रिलियन से $4 ट्रिलियन अभी तक हम पहुंच नहीं पाए, 4 साल हो गए। तो मुझे नहीं लगता कि 1 साल के अंदर में इंडियन इकोनॉमी जो है 4 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन पहुंच जाएगी। ये बहुत ज्यादा चांसेस है कि इकोनॉमी जो है अपना मार्केट जो है वो 5 ट्रिलियन से 4 ट्रिलियन डॉलर पे आ जाए। तो इसीलिए जब तक मार्केट 20 से 25% नहीं गिरता है, 15% एटलीस्ट, तब तक मैं तो पैसे नहीं लगाने वाला। आप लोग जो है अपना फैसला अपने एडवाइजर से लेके कीजिएगा। मेरी बात देखिए, मैं एडवाइस देने के लिए जो है सेबी द्वारा मुझे ये नहीं है, अधिकार नहीं है, परंतु मैं ये बता सकता हूं कि मैं क्या नहीं कर रहा और क्यों नहीं कर रहा, तो वो मैंने आपको बताया। परंतु मैं जो नहीं कर रहा, जरूरी नहीं है कि आप भी वही नहीं करें। आप सोच समझ के अपने इन्वेस्टमेंट का फैसला लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया करके इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास भेजिएगा। मेरे चैनल को आप एक मामूली सी सब्सक्रिप्शन फी देके ज्वाइन भी कर सकते हैं। 59 रुपीज, 119 रुपीज और 159 रुपीज में से कोई भी एक ले सकते हैं। मैं जल्द ही अपने पेड सब्सक्राइबर्स के लिए रिसर्च रिपोर्ट लिखना आरंभ करूंगा। आज की डेट में 63 पेड सब्सक्राइबर्स हैं करंट के पास में। जैसी ये संख्या बढ़ती है, 500 के आसपास आती है, मैं रिसर्च रिपोर्ट लिखना आरंभ कर दूंगा। थैंक यू दोस्तों, गुड डे।